नमस्कार। कार्यक्रम हमारे मेहमान में सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम हमेशा आपकी मुलाकात उन लोगों से करवाते हैं जिन्होंने जागती आंखों से सपने देखे, जीवन में कोई लक्ष्य तय किया और फिर उन सपनों को पूरा करने के लिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए चल पड़े उस रास्ते पर जहां चुनौतियां भी थी, संघर्ष भी हुआ और विजय भी मिली। कई कहानियां छुपी होती हैं किसी सफलता में। तो आज हम जानेंगे हमारे मेहमान से कि उनकी सफलता के पीछे की कहानी क्या है। हमारे आज के मेहमान हैं राज्य पुलिस सेवा के वर्ष 2007 के पुलिस अधिकारी और वर्तमान में बस्तर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में पदस्थ माहेश्वर नाग जी। इनकी खूबी यह है कि इनके तन पर खाकी वर्दी तो सजी है, इसके साथ ही अदम्य साहस और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण इनके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण अंग है। और सोशल मीडिया के जरिए पुलिस के जो कार्य हैं वो लोगों तक पहुंचाना, पुलिस के प्रति एक सम्मानजनक नज़रिया लोगों में पैदा करना, ये भी इनका काम है और इस क्षेत्र में भी इनकी महारत हासिल है, सफलता इन्हें खूब मिल रही है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं माहेश्वर नाग जी से। माहेश्वर जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सबसे पहला प्रश्न मन में ये कि आपसे अगर जानना चाहें हम कि बस्तर पुलिस की विशेषता क्या है, तो किन शब्दों में आप वो विशेषता बताएंगे? बस्तर पुलिस की जो कार्यशैली है वो नित नए आयाम को छूते आगे बढ़ रही है जी। जहाँ एक और देखें कि बस्तर पुलिस नक्सलवाद से लड़ रही है, जो छत्तीसगढ़ को एक दीमक की तरह चाट रही है जी। साथ ही साथ में क्राइम प्रिवेंशन डिटेक्शन की ओर भी लगातार नित नए आयाम बस्तर पुलिस गढ़ रही है। साथ ही साथ में जितने भी वीआईपी मूवमेंट्स यहाँ पे हो रहे हैं तो उन वीवीआईपीज़ को सुरक्षा देना भी बस्तर पुलिस की एक जिम्मेदारी है, जिससे बस्तर पुलिस बखूबी निभा रही है। जी, जिम्मेदारियों की बातें और विस्तार से हम करेंगे। इससे पहले आपसे जानना चाहेंगे हम कि विकास के लिए कहते हैं कि शांति भी और सुरक्षा भी दोनों बहुत ज़रूरी है। क्या लगता है, कितनी सच्चाई है इस बात में? हाँ, बिल्कुल 100% सच बात है ये कि अगर विकास चाहिए जी तो उसके लिए सुरक्षा पुलिस प्रदान कर रही है और सुरक्षा प्रदान करते हुए शिक्षा भी प्रदान कर रही है। पुलिस अंदरूनी इलाकों में जा कर के वहाँ पर ग्रामीणों से मिल कर के जागरूकता फैला रही है और इन्हीं जागरूकता के फलस्वरूप जो अंदर के मुख्य धारा से भटके हुए लोग हैं, जिन्होंने हथियार उठा लिए है और वो नक्सल बन चुके थे, अब धीरे धीरे वे मुख्य धारा पे जुड़ रहे हैं और शांति की ओर कदम से कदम मिला करके छत्तीसगढ़ के विकास में भी वह सहभागी बन रहे हैं। जी। अच्छा, ये कितना ज़रूरी है कि ग्रामीणों को, विशेष करके जो अंदरूनी क्षेत्र में रहते हैं, उनका विश्वास जीता जाए और इसके लिए बस्तर पुलिस की त्रिवेणी योजना भी कार्य करती है, उसके बारे में कुछ बताइए हमें। बस्तर पुलिस इस बात को भली भांति जानती है कि जब तक हम ग्रामीणों के दिल पर नहीं उतरेंगे तब तक हम नक्सलवाद से नहीं लड़ सकते। इसलिए लगातार बस्तर पुलिस छत्तीसगढ़ की जो आत्मसमर्पण की नीति है उसको अमल में लाने के लिए लगातार सिविक एक्शन कर रही है, उनके बीच जा रही है, उन्हीं के शब्दों में उनसे बात कर रही है और समझा रही है कि जो हथियार उठाए मुख्य राह से भटक चुके हैं उन्हें अब वापस लाने की बारी आ गई है। और ये कई एग्जाम्पल भी हमारे पास में हैं कि वो मुख्य धारा से वापस लौट करके आ करके अभी वो प्रगति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जी। अच्छा, जो लोग मतलब आत्मसमर्पण करते हैं या जिन्हें आप लोग मुख्य धारा से जोड़ते हैं, फिर तो उनके प्रति कैसी जिम्मेदारी बस्तर पुलिस की होती है और क्या लगता है ये जिम्मेदारी अब तक कितनी सफलतापूर्वक निभाई गई है? सबसे पहले हम उनके वेलफेयर के बारे में सोचते हैं जी, क्योंकि जब जंगल में रहे हैं तो शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं, वो मानसिक रूप से कुंठित हो जाते हैं। तो हम उनकी इस कुंठा को दूर करने के लिए उन्हें अपने गले से लगाते हैं कि आप भी हमारे भाई ही हो। आप किन्हीं वजहों से मुख्य धारा से भटक गए थे, लेकिन अब तो आप हमारे भाई हो, आपका परिवार हमारा परिवार है। और उनके वेलफेयर के बारे में सोच करके हम कदम से मिला करके अभी जो नक्सलवाद की लड़ाई है हम उनके साथ मिल करके लड़ रहे हैं। जी, जैसे आपने बताया कि स्वास्थ्य जो है उस क्षेत्र में कार्य किया जाता है, लेकिन परिवार से भी लगातार दूर रहते हैं वो, तो परिवार भी कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा नुकसान झेलता है इसमें। जी, तो उनके परिवार के प्रति भी पुलिस की जिम्मेदारी होती है? बिल्कुल। अगर कोई नक्सली सरेंडर कर रहा है तो हम उनके परिवार को भी देखते हैं। अभी हमारे पास बहुत सारे परिवार हैं जो कि जंगल एरिया को छोड़ करके अभी शहर में रह रहे हैं, उनके बच्चों को उच्च शिक्षाएं दे रहे हैं और सरेंडर्ड जो नक्सली है उनको आरक्षक, प्रधान आरक्षक और उनसे बड़े भी पोस्ट में दिए हुए हैं। अभी दंतेवाड़ा या नारायणपुर में देखें तो अभी निरीक्षक यानी कि इंस्पेक्टर के रैंक तक में भी सरेंडर्ड नक्सलाइट्स पहुंच चुके हैं। मतलब उनके रोजगार की भी व्यवस्था है। बिल्कुल जी। और यहीं से एक विश्वास जो है
वो पुख्ता होता है ग्रामीणों का, या वो लोग जो भटक करके अतिवाद की राह पे चले गए हैं? जी। अच्छा, जागरूकता कितनी ज़रूरी है लोगों में कि वापस आने की लाने की जो प्रक्रिया है वहाँ तक बात पहुँचे ही नहीं, मतलब लोग अतिवाद की तरफ कदम बढ़ाए ही नहीं। इसके लिए ग्रामीणों के बीच पहुँच करके और जितनी सरकारी योजनाएं हैं उनके साथ जुड़ने के लिए और पुलिस के प्रति विश्वास जगाने के लिए ये जागरूकता के कार्यक्रम किस तरह से चलाते हैं आप लोग? जागरूकता की बात अगर करें तो लगातार जब भी पुलिस गश्त में जाती है जी, तो वो राह में जितने भी गांव पड़ते हैं वहाँ उनके बच्चों से मिलती है, वहाँ माताओं बहनों से मिलती है, लोगों से मिलती है, उनके क्या दुख दर्द है वो बांटते हैं। अगर उनके पास में टॉफ़ीज़ हैं तो एक छोटा सा एग्जांपल है, एक टॉफ़ी दे करके हम बच्चों से जब बात करते हैं तो हमसे घुल मिल जाते हैं और वो सारी जो उनके दुख दर्द है हमको बताते हैं। तो हम इन दुख दर्द को दूर करने के लिए स्थानीय लेवल पे जो यहाँ के जिलाधीश है उनसे बात करते हैं, सीओ से बात करते हैं। अगर सड़कें वहाँ पर नहीं पहुँची है तो सड़कें पहुँचाने के लिए हम जो रेवेन्यू के ऑफिसर है, PWD के ऑफिसर है, उनसे हम बात करते हैं और एक बड़ा प्रोग्राम बाद में करके वहाँ तक पूरी प्रशासन की टीम पूरी पहुँचती, पुलिस भी पहुँचते हैं, रेवेन्यू के पहुँचते हैं, PWD के लोग पहुँचते हैं और सारे जितने विभाग हैं वो एक साथ एक क्लस्टर बना करके वहाँ जाते हैं, वहाँ कैंप करते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण करते हैं। जी, तो कह सकते हैं कि प्रशासन के साथ पुलिस का समन्वय जो है वो बहुत ज़रूरी है, नितांत आवश्यक है। जी। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में भी देखा गया है कि पहले कई ऐसे स्कूल थे जो अतिवादियों ने ध्वस्त कर दिए थे और अब सेना के अर्धसैनिक बल जो हैं उनके संरक्षण में, बस्तर पुलिस के संरक्षण में और आपसी सहयोग से वो सब पुनर्निर्मित किए गए हैं। जी। तो ये जो एक परिवर्तन सकारात्मक आया है, इसके बारे में क्या सोचते हैं कि ये प्रक्रिया लगातार चलनी चाहिए और इसमें बस्तर पुलिस की भूमिका कितनी है? जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा जी, उसे झूठ और सच का पता नहीं लगेगा, उन्हें विकास और पिछड़ापन का एहसास नहीं होगा। जब उन्हें शिक्षा मिलेगी, चाहे वो स्कूल लेवल पे हो, यदि नक्सलियों ने उनके स्कूल तोड़ दिए हैं तो हमारे गश्त के दौरान में जब जाकर हम वहाँ देखते हैं, हालात देखते हैं वहाँ पे, तो चाहे अर्धसैनिक बल हो, चाहे पुलिस के जवान हो और साथ ही साथ शिक्षा विभाग हो, हम सभी जाकर के एकजुट होकर के एफर्ट लगाते हैं वहाँ पे कि कैसे ज़ीरो से उस जगह को फिर से शुरू किया जाए। हम उन्हें किताबें प्रोवाइड कराते हैं, अगर हमारे थाने के नज़दीक है तो हमारे जवान भी जाकर के उनको वहाँ पर पढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जवान हैं वहाँ के ग्रामीणों से भी खुलते हैं, वहाँ के जो ग्रामीण हैं, जो बच्चे हमारे जवानों से मिलते हैं और निश्चित तौर पर ये जो यूनिफॉर्म है, एक शरीर में यूनिफॉर्म देख करके हर एक बच्चा अट्रैक्ट होता है। जी। अगर हम शहर की भी बात करें, जब हम जाते हैं किसी भी दंगा वाले इलाका में या किसी भी ऐसे क्षेत्र जहाँ पर लोग गुंडे किस्म के लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ के बच्चों का चेहरा देखते हैं, वो सबसे पहले यूनिफॉर्म देख करके सैल्यूट जरूर करता है। क्या बात? वो सैल्यूट करके हमें अभिवादन करता है कि आइए अब यहाँ पर हम आमने सामने होकर के बात करते हैं कि हमें क्या चाहिए, आप समझ सकते हो अच्छे से, और हम बच्चों की बातों को ध्यान से सुनते हैं और उनके जो तकलीफ़ हैं या जो भी उनके दुख दर्द है हम उसका निराकरण करते हैं। तो ये जो परिवर्तन है और विशेष करके बच्चे जो भविष्य है देश का, उनके मन में अगर पुलिस के लिए सम्मान है, विश्वास है, तो एक नई लहर जो है वो चल पड़ी है, क्या ये मान लें हम? बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि पुलिस की दोस्ती भी अच्छी नहीं है, उसकी दुश्मनी भी अच्छी नहीं है। पुलिस किसी भी चीज़ को पत्थर दिल लोग मानते हैं ऐसा, लेकिन एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको दवाई तो कड़वी देनी पड़ेगी, बिल्कुल, इंजेक्शन तो लगना है। जी हाँ। जो एंटीडोट्स देते हैं वो उस व्यक्ति को तुरंत तो थोड़ा तकलीफ देता है, हमको थोड़ा कठोर होना पड़ता है, लेकिन वो उसके भविष्य के लिए होता है। यदि कोई गुंडा है, कोई बदमाश है जो चीज़ों को नहीं समझ रहा है, तो हमको उनको सख्ती से समझाना पड़ता है कि आप गलत रास्ते पे हैं, आप सही रास्ते पे आइए, सरकार साथ देगा, आपका परिवार खुशहाल होगा। और जो बच्चे हमसे प्रभावित होते हैं वो हमारे इन्हीं एक्टिविटीज़ को देखते हैं, क्योंकि बच्चों का दिल जो होता है वो बिल्कुल पाक साफ होता है, वो उनके मन में कोई भी गंदगी नहीं होती है। तो वो देखते हैं कि पुलिस के जो जवान होते हैं वो चौक चौराहों पे ड्यूटी करते हैं, रात को गश्त करते हैं। जिस दिन दिवाली होती है, होली होती है, वो जब एंजॉय करते हैं तो पुलिस के जवान चौक पे खड़े होकर के ड्यूटी करता है उनकी सुरक्षा। मौसम की मार कैसी भी, चाहे वो गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे ठंड हो, आप देखेंगे कि जवान हमारे मुस्तैदी से बिना कोई भेदभाव किए, ना कोई धर्म ना कोई जाति इसका भेदभाव किए, वहाँ पर ड्यूटी में मुस्तैद, शहर हो, गाँव हो, हर जगह, जंगल हो, वीरान हो। जी। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि थोड़ा इलाज जो है वो बहुत ज़रूरी होता है और उसके लिए कड़वी दवा, इंजेक्शन भी कभी कभी ज़रूरी हो जाता है। लेकिन फिर भी बच्चों के नज़रिए से देखें तो अगर बस्तर पुलिस का सम्मान उनकी नज़र में है,
इसका मतलब ये है कि बस्तर पुलिस अपने उद्देश्य में सफल है। बिल्कुल जी। अच्छा, बस्तर पुलिस बल के पास हम जानना चाहेंगे बल किसका है? वर्दी का है, हथियार का है, या फिर आत्मिक बल है बस्तर पुलिस के पास? और क्या तीनों ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। सबसे पहले तो आत्मिक बल है। जी हमारे जवानों को इतनी टफ ट्रेनिंग दी जाती है। जी अगर हम जंगल वारफेयर में ट्रेनिंग लेते हैं, 40 दिन की ट्रेनिंग हमारी होती है। हमारे सोने का जो ड्यूरेशन होता है 3 से 4 घंटे, बहुत मुश्किल सो पाते हैं। 24 घंटे में 3 3 से से 4 4 घंटे, वो 45 दिन 40 दिन चलते रहता है लगातार। तो शरीर से हम इतने टफ हो गए रहते हैं कि हमें कितनी भी हार्ड ड्यूटी दिया जाए जी। हम हंसते हंसते कर लेते हैं। जी जी तो ये मुस्कुराहट जो होती है पुलिस के चेहरे पर, यही मुस्कुराहट आगे चल के पूरे समाज के चेहरे पर आती है नजर। जी। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि थोड़ा व्यक्तिगत आपके जीवन में झांकना चाहते हैं इन सवालों से हट करके, और जानना चाहेंगे कि ये जो सपना आपने देखा था इस पुलिस सेवा में आने का, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? बचपन कहाँ बीता आपका, और परिवार का माहौल कैसा था? जी मैं बहुत ही दूरस्थ क्षेत्र नगरी धमतरी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। जी। ग्रामीण एरिया है वो। जी। मेरी पहली से लेकर 5वीं तक की पढ़ाई धमतरी में नगरी में हुई है। जी। और मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि रहा है कि मेरे पिताजी डिप्टी रेंजर रहे हैं। जी तो वो यूनिफॉर्म में मैंने उनको बचपन से देखा है। जी। तो कहीं ना कहीं मुझे उनके जैसे बनने का शौक था। खाकी मेरे वर्दी रोल वहाँ भी मॉडल वो होती रहे है। हुए जी। हैं। तो खाकी होता है, चाहे वो फॉरेस्ट में पहन रहे हो या पुलिस में पहन रहे हो। जी। तो जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी के जब सीनियर अफसर आते थे जी। तो मम्मी से जिद करा के मैंने यूनिफॉर्म सिलवा लिया था। तो उस समय से मैंने यूनिफॉर्म क्या सिलवा बात लिया है। था। जी। और मेरे पापा के जब सीनियर अफसर आते थे तो पापा को बिना बताए चुपके से मैं यूनिफॉर्म पहन के निकलता था। क्या और वो बात जब है। उनसे मिलने आते थे जी। तो उनके जस्ट पीछे जाके मैं उनसे जाके हाथ मिलाया करता था, जय हिंद बोल करके। जी, जी। तो शुरू में पापा को लगता था कि छोटा सा बच्चा है, मेरे सीनियर अधिकारियों से मिल रहा है, जी हाँ। कहीं ऊंच नीच हो गई तो। लेकिन उनके ऑफिसर भी मुझे बहुत प्यार दिए, कि अप्रिशिएट किए मुझे जी। कि ये बच्चा जो है अभी 4-5 साल का है, अभी वर्दी को लेकर के इतनी इसकी अट्रैक्शन है, तो निश्चित ही ये आगे जा करके यूनिफॉर्म पहनेगा। और मेरी ख्वाहिश भी यही थी कि मैं बड़ा होकर के यूनिफॉर्म पहनूं और देश की सेवा करूं। क्या बात है, मतलब ये सपना जो है बचपन से पला है। जी। जी। और आपने कहा ना कि वो वर्दी आप पहन लेते थे, तो कह सकते हैं एक बाल जुनून कह सकते हैं उसे। बिल्कुल। आपसे जानना चाहेंगे कि वे युवा जो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए सपने देखना कितना ज़रूरी है, और चुनौतियों से वो ना घबराएं, क्योंकि चुनौतियों का आना तो तय है किसी भी रास्ते में। इसके लिए कुछ बताइए आप। डीडी छत्तीसगढ़ ने मुझे एक बहुत अच्छा मंच दिया है जहां पर मैं अपनी बातें आप सभी से शेयर कर सकूं। जो भी श्रोता, जो भी ऑडियंस इस चैनल को देख रहे हैं, सबसे पहले ज़रूरी यह है कि आप अपने लक्ष्य का निर्धारण करें। जी। लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, चाहे अच्छे सिंगर बनना चाहते हो, जी। चाहे डॉक्टर बनना चाहते हो, चाहे इंजीनियर, चाहे IAS, IPS, या कुछ भी, चाहे अच्छा व्यवसायी बनना चाहते हो। लेकिन जब तक आपका गोल, आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा, जी। तब तक आप अपने उस रास्ते पे नहीं जा सकते जी। जिसे आपको अचीव करना है। मतलब आपका बिना लक्ष्य के जीवन जो है वो व्यर्थ है। जी। आपकी कोई अपेक्षा ही नहीं है इससे कि आप क्या बनना है आपको जीवन में। जी हाँ। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा, आपको चुनना होगा कि आप क्या बनना चाहते हैं। जी। और आपका चुनाव जो भी रहेगा, चाहे आप एक्टर बनना चाहते हैं, चाहे आप सिंगर बनना चाहते हैं, पुलिस में आना चाहते हैं, तो आपके उस चुनाव की तरफ आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि आप वैसे बन जाएं। और ये बात 100% सत्य है कि जो व्यक्ति जैसा सोचता है, जैसा करता है, वो व्यक्ति वैसा ही बन जाता है। क्या बात है। जी। जी। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। अच्छा बताइए, चुनौतियां जब आती हैं तो कई बार देखने में आता है कि घबरा जाते हैं, विशेष करके हमारे जो नौजवान हैं, और फिर अपना लक्ष्य छोड़ करके एक नया लक्ष्य तय कर लेते हैं जो शायद अपेक्षाकृत थोड़ा सरल होता है। क्या ऐसा करना चाहिए, या उस समय भी डटे रहना चाहिए? मैं ये मानता हूँ कि व्यक्ति का प्लान बी तो रेडी होना चाहिए। जी। कुछ लोग मेरे इस बात से सहमत नहीं होंगे कि प्लान बी भी होना चाहिए, लेकिन प्लान बी लेकर चलना चाहिए। जी। क्योंकि यदि आप PSC या UPSC की बात करेंगे तो लाखों लोग जो एग्ज़ाम देते हैं, जी। वो सभी के सभी तो सेलेक्ट नहीं होते हैं। जी। मान के चलिए कि 2 लाख लोग एग्ज़ाम दिए हैं, तो उनमें से 20-25 ही सेलेक्ट होंगे,
और बाकी जो है, ऐसा नहीं कि उनको ज्ञान नहीं है, ज्ञान उनको भी रहता है, जी हाँ। लेकिन वो जो 3 घंटे वो जो लिखते हैं बैठ करके ना, हो सकता है कि लक उनको क्लिक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जी। अगर लक ने सपोर्ट कर दिया तो वो आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन लक ने सपोर्ट नहीं किया और उसका प्लान भी रेडी है, लगभग उसी से लगा हुआ, जैसे कि यूपीएससी दिला रहे हैं और पीएससी को बिल्कुल छोड़ दिए कि मैं स्टेट की सर्विस नहीं करूंगा, ऐसा ना करें। यूपीएससी की तैयारी भी करें और साथ ही साथ जो स्टेट पीएससी है उसकी भी तैयारी करें। तो अगर आपका लक यहाँ साथ नहीं दे रहा तो हो सकता है कि आप कुछ सालों बाद में आप डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, फिर आगे जाकर के तो आप आईएएस बनेंगी, यूपीएससी कैडर में तो आप आ ही जाएंगे। तो आपको लक्ष्य का निर्धारण के साथ में प्लान बी भी रेडी रखना चाहिए कि आपको हताशा ना हो। जैसे आपने कहा कि असफलता को देख के लोग निराश हो जाते हैं, जी हाँ, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। असफलता आने वाले सफलता के लिए ही आपको बता रहा है कि आप कहाँ पर कमजोर हैं, कहाँ आपसे मिस्टेक हुआ है। जी। तो आप असफलता का गम मनाना छोड़ करके जो आपसे गलतियां हो रही हैं उन गलतियों को पहचानें, आइडेंटिफाई करें और फिर उसी ऊर्जा से जुटें जिस ऊर्जा से आपने उस एग्जाम को दिया था। क्या बात चाहे वो यूपीएससी का फील्ड हो, चाहे मैंने बार बार कहा है कि चाहे वीडियोग्राफी का फील्ड हो, यूपीएससी का फील्ड हो, सिंगर का फील्ड हो, फुटबॉलर का फील्ड हो, जो भी आपने गोल डिसाइड किया है उस गोल की ओर आप लगातार बढ़ते रहें। अगर आप सीढ़ी से नीचे उतरते हैं फिर उसी जोश से आगे बढ़ें, आप देखिएगा एक ना एक दिन आप उस गोल को अचीव करेंगे। क्योंकि मैं बार बार इस बात पे ध्यान दे रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति जैसा सोचता है और जैसा कर्म करता है वो व्यक्ति वैसा बन जाता है। जी। माहेश्वर जी, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है और जितने भी नौजवान आज का ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, मुझे लगता है कि अब उनके पास एक प्लान बी ज़रूर होगा और वो कभी भी अपना रास्ता बदलेंगे नहीं और ये जो पहले से तय 2 रास्ते हैं उनमें से किसी न किसी एक लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचेंगे। मुझे ये बताइए कि बस्तर पुलिस के पास भी क्या प्लान बी होता है, और होता है तो कितनी ज़रूरत होती है उसकी? पुलिस का जो कार्य है जी, उसमें प्लान भी तो नहीं होता है। जो आपका गोल है आपको वो करना है। अगर आपको क्राइम डिटेक्ट करना है तो क्राइम ही डिटेक्ट करना है, उसके अलावा कोई आपके पास सेकंड ऑप्शन नहीं है कि आपने उस अपराधी को नहीं पकड़ा तो हम इसको पकड़ लेते, ऐसा नहीं होता है। वो अपराधी को पकड़ना ही पकड़ना है। वो हमारे जज्बे में है, हमारे कार्यशैली में है कि अगर किसी ने अपराध किया है तो हम उस अपराधी तक पहुंच के रहेंगे, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि किसी भी बेगुनाह को हम सजा ना दिला पाएं। हम हमेशा अपराधी को ही सजा दिलाने के ही पूर्ण चेष्टा करते हैं। तो अपराधी तक पहुंचने के जो रास्ते हैं उन रास्तों को लेकर कभी प्लान बी रखा है बस्तर पुलिस ने? अभी देखिए टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। पहले ट्रेडिशनल पुलिसिंग चलती थी, बेसिक पुलिसिंग चलती थी, लेकिन एक हमको टेक्निकल हेल्प अभी मिलते जा रहा है। तो वो हमको सपोर्ट कर रहा है कि हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ करके कैसे अपराधी तक पहुँचे और उनको सजा दिलाना है। पकड़ना तो एक अलग बात है, हमको जेल भेज दिए, लेकिन कोर्ट में जा करके उनको सजा दिलाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए हम इन जो टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक्निकल एविडेंसेस हैं, उसका हम उपयोग करते हैं और ये हमारे लिए बहुत कारगर सिद्ध हो रहा है। जी, देखिए ये तो हो गई सारी बातें पुलिस विभाग से संबंधित। अब हम जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि लक्ष्य कुछ भी हो सकता है जीवन में, चाहे वो एक्टिंग करना हो, चाहे सिंगर बनना हो। आपके व्यक्तित्व का एक बहुत ही खूबसूरत ये पक्ष है कि आपने भी बस छत्तीसगढ़ पुलिस की महिमा का जो गीत आपने प्रस्तुत किया है उससे आपकी एक सकारात्मक पहचान तो बनी है, छत्तीसगढ़ पुलिस ने भी गौरव महसूस किया है। इसके पीछे की क्या कहानी रही है ये बताइए। आपके अंदर का ये कलाकार जो गायक भी है और नायक भी है, इसके बारे में कुछ बताइए। जब मैं कोंडागांव में पोस्टेड था तो उस समय मैं जवानों के साथ में बहुत नक्सल ऑपरेशंस किया। तो मैं जिन हार्ड टेरेन्स पे वो गुजरते हैं, जिन माउंटेन्स पे, पहाड़ों पे जाते हैं, नदी नाले 2 दिन 3 दिन ऑपरेशन जंगल में जाकर करते हैं, तब मैं उनके जो पीड़ा है उसको समझा। जब मैं वहाँ से बाहर आया तो मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही थी कि मेरे जवान यदि इतना कुछ करते हैं तो उनका गौरव गान क्यों नहीं हो सकता, उनका यश गान क्यों नहीं हो सकता। क्या बात है। तब मैं ये सोच करके मैंने एक एल्बम तैयार किया जिसमें बस्तर पुलिस का यश गान है और छत्तीसगढ़ पुलिस का यश गान है। तो उसको मैंने लिखा और रायपुर जाकर रिकॉर्ड किया। और उस समय में डॉक्टर रमन सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके द्वारा उस कैसेट उस सीडी का विमोचन किया गया और बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार अंदरूनी इलाकों में भी किया गया। तो उस समय
इस सीडी का जो प्रचार प्रसार बहुत अंदरूनी क्षेत्रों में भी किया गया, जी। तो उसमें आत्मसमर्पण के बारे में भी एक गाना है। जी। तो ऐसा कहते हैं, मेरा ट्रांसफ़र हो गया था वहाँ से, ऐसा कहते हैं कि उस गाने का प्रभाव बहुत ज़बरदस्त पड़ा था जी। और बहुत तादाद में वहाँ से जो नक्सली हैं उन्होंने सरेंडर किया था, क्योंकि उसमें हल्बी में मैंने गाना गाया जी था। हाँ। तो मैं ये मानता स्थानीय हूँ बोली कि में। किसी भी व्यक्ति को अगर टच करना है तो उसका जो मदर टंग है वो आपको आना चाहिए। तो हमने हल्बी में गाना गाया था और बहुत सारे नक्सलाइट जो हैं हल्बी छत्तीसगढ़ी बोलते हैं। तो ये जो गाने का जो सुर था, गाने का जो संगीत था, वो सीधा उनके दिलों तक उतर गया था और उन्होंने छत्तीसगढ़ नक्सल आत्मसमर्पण की जो नीति है, पुनर्वास की जो नीति है, उसका फ़ायदा उठाया। अभी मुख्य धारा में है वो। इस मोड़ पर कार्यक्रम के हम ज़रूर चाहेंगे कि उस एल्बम में से कोई भी एक गीत जो आपके बहुत ही दिल के करीब है जी। वो आप हमारे दर्शकों को सुनाइए, एक छोटा अंश उसका। जी। उठो 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 हो गे बेर, चलो बनाबो सुंदर देश, हरियर हरियर खेत मन ला लुभाए हमर देश। जागे है सूरज, जागे है किसान, जागो रे संगी, जागो रे जवान, उठो 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 हो गे बेर, चलो बनाबो सुंदर देश। क्या बात है, बहुत ही सुमधुर और बहुत ही कहना चाहिए कि दिल को छूता हुआ ये गीत है आपका। तो निश्चित रूप से इसने एक सकारात्मक परिवर्तन जो है वो जरूर किया होगा जी। अच्छा, जैसे एक नए देश की बात आपने कही है, तो जब तक युवा वो नशे जैसी चीज़ों की लत से, उसकी गिरफ्त से दूर नहीं होंगे, तो बस्तर पुलिस क्या कर रही है इस नए देश को, नए बस्तर को बनाने के लिए? अभी बहुत चैलेंजेस बस्तर पुलिस के पास में हैं। जैसे नशे का रूप बदलते जा रहा है। जी हाँ। पहले लिक्विड फॉर्म में लोग लेते थे, फिर अभी ड्राई फॉर्म आ गया है और इतने छोटे छोटे पैकेट्स में आ गया है कि उसको सर्च कर पाना और उसको डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। जी। लेकिन हम शहरों में अलग अलग क्लस्टर के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे जवान जो हैं बीट प्रणाली पे काम कर रहा है कि हर एक जवान का एक बीट होता है, एक मोहल्ला होता है। जी हाँ। तो वो जाके वहाँ के युवाओं से जाके मिलते हैं, दोस्ती बढ़ाते हैं जी। और उसके थ्रू हमको बताते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार के लोग बाहर से आते हैं या नशा की चपेट में कौन कौन है। तो हम उनसे मिल करके उनकी काउंसलिंग करते हैं कि नशा करना ख़राब है, स्वास्थ्य के लिए ख़राब है, आपके भविष्य के लिए ख़राब है और युग निर्माण में, देश के निर्माण में भी ये एक दीमक की तरह ही भूमिका निभाएगी। दुष्परिणाम बताते हैं। जी, उनको दुष्परिणाम बताते हैं। जी। साथ ही साथ में जो प्रोएक्टिव वर्क्स हमारे हैं वो जगह जगह पर MCB लगा करके और जो अपराधी हैं, जो ड्रग सप्लाई करते हैं, उनको पकड़ के हमने लगातार कार्रवाई की है। मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन कार्यक्रम का समय जो है वो इजाज़त नहीं देता कि हम आपसे और ज़्यादा बात करें। देखिए, फिर भी चलते चलते केवल एक शब्द में जानना चाहेंगे आपसे, ये वर्दी आप लिए क्या मायने रखती है, अधिकार या उत्तरदायित्व? ये वर्दी मेरा उत्तरदायित्व है, अधिकार तो कभी नहीं बोलूँगा ऐसे में। लेकिन अगर मैं इस वर्दी से इतना जुड़ा हुआ हूँ कि इस वर्दी के बिना मैं अपनी कल्पना नहीं कर सकता। क्या बात है। और हम हमेशा चाहेंगे कि ये वर्दी आपके तन पर यूं ही गौरवमयी रूप से सजी रहे और बस्तर वासियों का, छत्तीसगढ़ वासियों का विश्वास जीतती रहे। माहेश्वर जी, इस कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी प्रेरणास्पद बात हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। जय हिंद।